वेलकम टू भारतीय राजपूत क्लासेस। पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे धर्म सुधार हुए कैथोलिक चर्च में, इस्लाम धर्म में और भारतीय समाज में, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे प्रबोधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटमेंट, यानी कि जागना या कुछ प्राप्त किसी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। 18वीं सदी वह युग था जिसमें यह लगने लगा था कि तर्क विज्ञान और उद्यम की मदद से जीवन में सुधार आ सकता है ना। जब 18वीं सदी एक युग ऐसा था जिसमें ये लगने लगा था कि तर्क विज्ञान और उद्यम की मदद से जीवन में सुधार ला सकते हैं और मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर जा सकता है। लेकिन ऐसी प्रगति तभी संभव होगी जब तर्क और विज्ञान किसी के वर्चस्व या सत्ता के आगे झुके या रुके नहीं। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा ना कि जब ये जो हमारी तार्किक शक्ति है, ये विज्ञान है, ये किसी के पावर के अंडर या किसी के मतलब कहना चाहिए कि वो हमको फोर्स करे कि झुक जाओ, तो झुके नहीं या रुके नहीं। यानी ऐसी सामाजिक व्यवस्था हो जिसमें किसी का प्रभुत्व या वर्चस्व ना हो और लोग अपने तर्क और ज्ञान के आधार पर निर्णय कर पाए, है ना। कि ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए सामाजिक व्यवस्था की कोई हम पे जोर जबरदस्ती ना करे कि जो हम बोल रहे हैं वही फॉलो करे, कम से कम अपना तर्क अपने ज्ञान के आधार पर निर्णय कर पाए। ये विचार प्रबोधन नामक वैचारिक आंदोलन के माध्यम से यूरोप में फैल गए। ये प्रबोधन का मतलब जागना ही हुआ एक तरह से। ये विचार इतने प्रभावी थे कि वे अमेरिकी व फ्रांसीसी क्रांतियों में प्रेरक बने, ठीक है, तथा आज भी आधुनिक मानव की सोच पर हावी है। ऐसा नहीं है कि इन विचारों का विरोध नहीं हुआ है या इनकी आलोचना नहीं हुई है, इनका विरोध भी बहुत हुआ है, आलोचना भी बहुत हुई है। हम आगे प्रबोधन की आलोचनाओं पर भी विचार करते हैं, ये करेंगे, ठीक है। प्रबोधन के विचारों को विकसित करने में मुख्य भूमिका फ्रांस के विचारकों की थी। किसकी मुख्य भूमिका थी? जो फ्रांस के विचारक थे उनकी मुख्य भूमिका थी। इनमें प्रमुख थे वोल्टेयर, जिनका जन्म 1694 को हुआ और मृत्यु 1778 को, और दिदेरो, जिनका जन्म सन 1713 को हुआ, मृत्यु सन 1784। इनके अलावा स्कॉटलैंड के दार्शनिक थे डेविड ह्यूम, जिनका जन्म 1711 और मृत्यु 1776, और अर्थशास्त्र के जो जनक थे एडम स्मिथ, जिनका जन्म सन 1723 और मृत्यु 1790 को 90 90 को हुई। एडम स्मिथ को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। किसके? विचारकों की श्रेणी में। जर्मनी में प्रबोधन के प्रमुख दार्शनिक थे इमानुवेल कांट, जो कि 1724 में जिनका जन्म हुआ और 1804 में उनकी मृत्यु हुई। इन विचारों को फैलाने का श्रेय जाता है फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में एम दिदेरो द्वारा संपादित व संकलित विश्वकोश को, जिसमें आज के खोजों व विचारों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया था। आगे हम प्रबोधन के मुख्य विचारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है? विकास की अवधारणा। प्रबोधन के चिंतकों का जो मानना था कि समय के साथ दुनिया पहले से बेहतर होती जाती है ना, समय बदलते जाता है तो और चीजें लोग बेहतर तरीके से करते जाते हैं। वर्तमान भूतकाल से कहीं अधिक बेहतर है और मनुष्य विज्ञान, सूझबूझ और उद्यमिता के सहारे आने वाले दिनों में और तरक्की पा सकता है। तरक्की से उनका तात्पर्य था कि मनुष्य विज्ञान और तकनीक की मदद से पहले से कहीं अधिक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है ना। यानी कि जिस तरह से अपने विज्ञान के हिसाब से और तकनीकी मदद से और भी प्रकृति को कंट्रोल में कर सकता है। इमानुवेल कांट का मानना था कि विकास का यह मतलब नहीं कि लोग सुखी या खुश होंगे, क्योंकि मनुष्य इतिहास के किसी भी दौर में सुखी या दुखी हो सकता है ना, चाहे वो भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में। उनका मानना था कि विकास का वास्तविक मानदंड है मनुष्य की स्वतंत्रता में वृद्धि, कि वो कितना फ्री होके किसी चीज को सोचता है और जीवन में विकल्पों की प्रचुरता, कैसे ऑप्शंस ढूंढता है। आधुनिक काल उन्नत इसलिए है, आधुनिक काल इसलिए उन्नत माना जाता है क्योंकि मनुष्य पहले से अधिक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है और वह विभिन्न जीवन शैलियों के बीच चुनाव कर सकता है कि उसको एक्चुअली में किस तरह का जीवन जीना है ना। नेक्स्ट पॉइंट है तर्क या बुद्धि का युग। प्रबोधन के विचारकों का मानना था कि इस युग में तार्किक चिंतन धीरे धीरे मनुष्यों के निर्णय को निर्धारित करता है। जो तार्किक चिंतन है, जो हम सोच रहे हैं, तर्क लगाते हैं किसी बात को, धीरे धीरे जो मनुष्य की डिसीजंस है, निर्णय हो, उसको कैसे डिसाइड करेगा, निर्धारित करता है। ना कि अंधविश्वास, धर्म या किसी कुलीन व्यक्ति का कहना कि कोई अंधविश्वासी बात कह रहा है या किसी धर्म को या फिर कोई कुल का व्यक्ति इस चीज को कह रहा है तो उसको फॉलो नहीं करना है। तर्क लगाकर कैसे वो अपने डिसीजंस लेता है। उनका मानना था कि तर्क की मदद से मनुष्य न केवल किसी आधिकारिक व्यक्ति या संस्था पर सवाल उठा सकता है और उसकी छानबीन कर सकता है, बल्कि उसकी मदद से मनुष्य विवेकशील और सुखमय जीवन भी जी सकता है। उनका ये मानना था, जो विचारक थे, उनका ये मानना था कि सिर्फ तर्क की मदद से मनुष्य किसी संगठन पर, किसी आधारिक व्यक्ति पर या संस्था पर सवाल उठाने के अलावा और भी कुछ क्या कर सकता है? छानबीन कर सकता है,
है ना, सवाल उठाकर उनके ऊपर छानबीन कर सकता है, बल्कि उसकी मदद से विवेकशील यानी कि अपने अंदर कंट्रोल लाकर सुख में जीवन भी जी सकता है। बुद्धि मनुष्य को सही रास्ता दिखा सकती है, जो हमारी बुद्धि है वो मनुष्य को सही रास्ता दिखा सकती है। इसलिए प्रबोधन का मुख्य मकसद लोगों में तर्क शक्ति जागृत करना और उसमें विश्वास जगाना था, कि तर्क शक्ति को जागृत करो, ना कि अंधविश्वास को, और उसमें विश्वास जगाना था। तत्कालीन विचारक हॉलबार्ग के शब्दों में, हम मनुष्यों में हिम्मत बांधें, उनमें अपनी ही बुद्धि में विश्वास जगाएं और सत्य की लालसा जगाएं, ताकि वह अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेना सीखे और किसी दूसरे के द्वारा प्रेरित कोरी कल्पनाओं से ठगे ना जाए। जो हॉलबार्ग थे उन्होंने क्या कहा था, उस समय के हॉलबार्ग ने क्या कहा था, विचारक थे जो, कि हम मनुष्य में हिम्मत बांधे, हम मनुष्यों में हिम्मत बांधे, उन्हें अपनी ही बुद्धि में विश्वास जगाएं, कि हमारी बुद्धि में मतलब कॉन्फिडेंस तो लाएं कि हाँ हमारे अंदर बुद्धि है, हम कुछ चीजों को सोच सकते हैं, और सत्य की लालसा जगाएं कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है ना, ताकि वह अपने अनुभव, अपने जो चीजों को उन्होंने देखा है के आधार पर निर्णय लें, न सीखें, और कोई कुछ बोल रहा है या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा प्रेरित कोई कोरी कल्पनाओं को सही न माने और उसे ठगे न जाए। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान। प्रबोधन ने माना कि वैज्ञानिक ज्ञान ही सही ज्ञान है, कि जो वैज्ञानिक ज्ञान है वो सही ज्ञान है। विज्ञान से उनका तात्पर्य था ऐसे निष्कर्ष जिन पर अवलोकनों व प्रयोगों के आधार पर तार्किक रूप से पहुंचा गया हो और जिनका स्पष्ट प्रमाण हो। क्या मतलब था, विज्ञान ने उनका तात्पर्य ये था कि ऐसे निष्कर्ष जिन पर अवलोकन किया गया या प्रयोग के आधार पर तार्किक रूप से पहुंचा गया हो, यानी कि सोच समझकर, और जिनका एक स्पष्ट प्रमाण हो। किसी दैवी संदेश, या कि कोई ये ना बोले कि हाँ हमें देवता ने संदेश दिया है, कोई दैवी संदेश हुआ है, कोई आध्यात्मिक ज्ञान की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उनके विचार में विज्ञान के तरीकों में वह ताकत है, विज्ञान के तरीकों में वह ताकत है जिसकी मदद से हम दुनिया के बारे में सब कुछ पूरी तरह से जान सकते हैं, ये उनका मानना था। इसके लिए किसी धर्म ग्रंथ या तथाकथित ज्ञानी के उपदेशों को नहीं, बल्कि प्रयोग, अवलोकन और तर्क की जरूरत है, ये इनका मानना था, कि इनका जो उस समय के वैज्ञानिक प्रचारक थे, विचारक थे। प्राचीन काल तथा मध्य काल में ज्ञान के संबंध में यह माना जाता था कि केवल चीजों का व्यवस्थित वर्गीकरण ही है ना, वर्गीकरण कर दिए तो ये ज्ञान मान रहे। प्रबोधन के वैज्ञानिकों के अनुसार ज्ञान का उद्देश्य सूची बनाना नहीं था, कि हमारी जो जरूरत की चीजें हैं उसको हम वर्गीकृत कर दें और सूची बना ले, बल्कि चीजों के कारण को समझना है कि ये चीजें क्यों है, अब क्यों क्यों व कैसे जैसे सवाल, है ना, क्यों व कैसे जैसे सवाल अधिक महत्वपूर्ण हो गए। वे मानते थे कि इस ज्ञान की मदद से हम नई तकनीकों को विकसित कर सकते हैं जिनसे जीवन अधिक सुखमय हो सकता है। ठीक है। विज्ञान बनाम धर्म, विज्ञान और धर्म की वर्सेस। प्रबोधन के समर्थकों के विचार में धर्म मनुष्य को अंधविश्वासी, डरपोक और गुलाम बनाता था। जो प्रबोधन के समर्थक थे, एनलाइटमेंट के समर्थक थे, उनका ये कहना था कि जो धर्म है वो मनुष्य को अंधविश्वासी, डरपोक और गुलाम बनाता है। उनका मानना था कि धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती हैं और मनुष्य का खून बहाया जाता है। ये किनका कहना था, जो प्रबोधन के समर्थक थे। वे खास तौर से धर्म पर कैथोलिक चर्च के एकाधिकार के खिलाफ थे। खास तौर पे किस चीज के अधिकार थे, कि जो चर्च का एकाधिकार था, चर्च जो पूरा रूल आउट कर रहा था, उसके खिलाफ थे। खासकर उनका मानना था कि चर्च के एकाधिकार के कारण मनुष्य अपनी बुद्धि पर विश्वास न कर पुजारियों की चमत्कारिक कहानियों पर विश्वास करने लगे और उनकी कठपुतली बने। ये उनका मानना था। अधिकांश प्रबोधन चिंतक नास्तिक नहीं थे, बल्कि उनका प्रयास था कि ईश्वर का विज्ञान और स्वतंत्र सम्मत आधार खोजे। मतलब वो नास्तिक नहीं थे, वो ये चाहते थे कि लोग उसको सही तरीके से फॉलो करें, ना कि एकाधिकार के तरीके से जो चर्च कह रहा है उस बात को वो माने। ठीक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्हें डर था कि नास्तिकता मनुष्य को नैतिकता से दूर ले जा सकती है। जो नास्तिकता है वो मनुष्य को नैतिकता से दूर ले जा सकती है। विज्ञान की मदद से विश्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह इस बात का प्रमाण है कि सृष्टिकर्ता ईश्वर कितना महान है। और विज्ञान की मदद से जो चीजें हमें विश्व के बारे में जानकारी मिल रही है तो इस बात का प्रमाण सिद्ध करती है कि जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, महान है। लेकिन वे ईश्वर और धर्म को किसी व्यवस्था, संगठन या पुजारियों के हाथ नहीं सौंपना चाहते थे। और उनका ये मानना था कि जब ईश्वर इतना महान है, सृष्टिकर्ता इतना महान है, तो वो ईश्वर और धर्म को किसी एक संगठन या किसी एक व्यवस्था या किसी पुजारी के हाथ में क्यों दे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्वतंत्रता। ये किसकी फोटो है, बोलते हैं कि प्रबोधन के जो समर्थक
व्यक्तिगत स्वतंत्रता में गहरी आस्था रखते थे कि इंसान को खुद में इंडिविजुअली दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, उनको इंडिविजुअली स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। और उनका मानना था कि लोगों पर अगर कोई कानून लागू करना है तो यह उनकी सहमति से ही हो सकता है, लोगों की सहमति से वो कानून लागू होना चाहिए, ना कि किसी एक संगठन के द्वारा। इस कारण वे हर तरह की गुलामी, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और निरंकुशता के खिलाफ थे कि जिस चीज से उन पे निरंकुश लगा जाता था, अंकुश लगा सकते थे, या उनकी गुलामी या गैर लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं थी उसके अगेंस्ट थे। लेकिन इसके बावजूद प्रबोधन के कई चिंतक तत्कालीन निरंकुश शासकों के निकट मित्र और सलाहकार भी थे। और जो कुछ प्रबोधक थे, प्रबोधन मतलब जो उस समय के चिंतक जो थे, वो कुछ लोग उस समय के राजा के मित्र भी थे और सलाहकार भी थे। उनके प्रभाव से इन शासकों ने अपने राज्यों में सुधार लाने का प्रयास भी किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रबोधन की आलोचना। किस बात पर है? जिस समय प्रबोधन आंदोलन अपने चरम पर था, है ना, एनलाइटमेंट में चरम पर था, पॉइंट एकदम मतलब कहना चाहिए शिखर पे पहुंच गया था, उसी समय यूरोप में औद्योगिकरण, है ना, के कारण प्रकृति का दोहन, यानी कि औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, जिसके कारण प्रकृति यानी नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा था, प्रदूषण और मजदूरों का शोषण हो रहा था। राजनीतिक क्रांतियों के कारण पुरानी जीवन पद्धतियां नष्ट हो रही थी, जो पुराने तरीके की जीवन शैली थी वो नष्ट हो रही थी। उसी समय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत आदि देशों में जनजातियों में सादगी और भाईचारे का जीवन उन्हें देखने को मिला कि कैसे जनजातीय लोगों में सादगी है और कैसे भाईचारे से वो रहते हैं। जो लोग औद्योगिकरण आदि से त्रस्त थे, वे आधुनिक युग की आलोचना करने लगे और उसके साथ विज्ञान और बुद्धिवाद का भी विरोध करने लगे। अब जिनके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, है ना, ये सारी चीजों से परेशान थे, उनके लिए क्या था कि जो आधुनिक युग है वो एक आलोचना उसकी अगेंस्ट जाने लगे कि ये सारी चीजें तो बर्बाद कर रही है, विज्ञान बुद्धिवादी सबका अगेंस्ट जाने लगे कि अरे तो जितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं उतना ज्यादा हमारी प्रकृति को नुकसान हो रहा है। इनमें रोमांटिसिस्ट आंदोलन के दार्शनिक जैसे रूसो, कवि लॉर्ड बॉयरन और कलाकार प्रमुख थे। वे आधुनिक औद्योगिक युग की जगह एक कल्पित ग्रामीण जीवन जो प्रकृति के विनाश पर नहीं बल्कि उसके साथ सामंजस्य पर आधारित हो की पैरवी कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि एक ऐसे आधुनिक औद्योगिक युग की जगह एक ऐसे कल्पित ग्रामीण जीवन के बारे में वो ज्यादा कर रहे थे, जो प्रकृति के अगेंस्ट नहीं, प्रकृति का विनाश नहीं कर रहा है बल्कि उसके साथ सामंजस्य बनाकर आगे चल रहा है, उसके उस पक्ष में थे वो लोग। वे तेजी से लुप्त हो रही लोक कला और संस्कृति को बचाना चाहते थे। जहां प्रबोधन ने दुनिया को समझने की विज्ञान की शक्ति का गुणगान किया, वहीं रोमानियों जो रोमांटिसिस्ट थे ने उन बातों पर ध्यान आकर्षित किया जिन्हें भावनाओं व एहसासों से ही समझा जा सकता था। जो उस समय के प्रबोधन के जो विचारक थे उनका ये कहना था कि तर्क शक्ति और विज्ञान पे जोर दे रहे थे, लेकिन जो रोमानियों थे उन्होंने उस बात पर ध्यान दिया कि कई चीजों को सिर्फ भावनाओं और एहसासों से ही समझी जा सकती है, ना कि तर्क और विज्ञान से। रोमानियों ने प्रबोधन के विकल्प में भारतीय, चीनी और जापानी संस्कृति और साहित्य को सराहा और उनके अध्ययन पर जोर दिया कि हाँ, इनका अध्ययन करना चाहिए ये सारी चीजों का। इसके फलस्वरूप कालिदास जैसे संस्कृत कवियों की कृतियों का यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। कालिदास के नाटक जो शाकुंतलम ने रोमानी साहित्यकारों को बहुत ही प्रभावित किया। रोमानी कलाकारों ने रेनेसांस से शुरू हुए यथार्थवाद को त्याग दिया और स्पष्ट आकृतियों की जगह धुंधलेपन, मतलब एक एग्जैक्ट पिक्चर लेने के बजाय धुंधलापन, ब्लर, है ना, तूफानी वातावरण आदि पर जोर दिया कि कितना तूफान आ रहा है, कितना धुंधलापन है। उनके द्वारा दर्शाए गए लोग भी भयभीत या चंभित लगते थे कि जो लोग दिख रहे हैं वो भी डरे हुए हैं, मतलब ये इस चीज को शो करते थे रोमानी कलाकार कि जो आज का आधुनिकीकरण है उससे ये सारी चीजें कैसे धुंधली होती जा रही हैं, जो एक्चुअल रियलिटी है ना। दिदेरो द्वारा संपादित विश्वकोश का जो बुक था उसका मेन पेज था, उसमें छपा एक धातु कारखाने का चित्र है ये। और सन 1825 में फ्रांसीसी की कलाकार डेलार्को द्वारा बनाया गया चित्र बिजली से भयभीत घोड़ा, कि जब औद्योगिकरण होगी तो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इन सारी चीजें आएंगी तो उससे कैसे भयभीत हो रहा है ये जो घोड़ा। इस चित्र में प्रकृति को अजेय शक्ति के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है कि प्रकृति कैसे अजेय शक्ति है, इसको जीता नहीं जा सकता। इसकी तुलना रेनेसां के चित्रों से करें। ये था हमारा चैप्टर, ये वीडियो में यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस कुछ महीनों से अपलोड नहीं हो पा रहे थे, हेल्थ कंडीशन मेरी बेटर नहीं थी, बट अब मैं कोशिश करूंगी कि एक्चुअली रेगुलर कम से कम एक वीडियो अपलोड कर सकूं। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे
and I need your support. Please do like, share and subscribe my channel Bharti Rajput Classes.